नमस्कार। अभिव्यक्ति की एक और कड़ी के साथ हाजिर हूं मैं प्रीति सिंह। इस श्रृंखला में हम आपको मिलवाते हैं भारत की शास्त्रीय गीत, संगीत, नृत्य से जुड़ी हस्तियों से, जो हमें उस कला से संबंधित जानकारी देती हैं। पहले एपिसोड में हमने ध्रुपद गायन से संबंधित जानकारी दी। आज जानते हैं कथक के बारे में। भारत की प्राचीन शास्त्रीय नृत्य शैलियों में से एक है कथक। इसकी लंबी परंपरा रही है। एक लंबी यात्रा तय करके ये अपने वर्तमान स्वरूप में पहुंची। समय समय पर इसके स्वरूप में अनेक परिवर्तन भी आए। कथक के बारे में जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं कथक गुरु बिरजू महाराज। वर्तमान में कथक का पर्याय है बिरजू महाराज, और बिरजू महाराज का मतलब ही कथक है। कथक पर चर्चा में बिरजू महाराज का साथ दे रही हैं उनकी शिष्या शाश्वती सेन। मुझे बेहद खुशी है कि मैं अपनी कला के बारे में आप लोगों को जानकारी दे सकूंगा, और उसके बारे में जो भी पुरानापन है और नयापन है उसके बारे में आपको बताऊंगा। कथक का स्वरूप जो है वो कथा से संबंधित है। कथा से जैसे आजकल जो नृत्य का रूप हो गया है वो केवल रिदम और तैयारी और चक्कर, जितना चक्कर मार लो, जितनी ज़ोर से पैर पटक लो, ऐसा वाला बन गया। जबकि कथक बहुत ही कहते थे कि नवाब वाजिद शाह कहते थे कि पैर की थपक में हमें पाँव की आवाज़ ना आवे, घुंघरू की आवाज़ आनी चाहिए, ऐसी नाजुकी। और हमारे पिताजी तो कहते थे चांदनी बिछी हुई है, गलीचा बिछा हुआ, उसके ऊपर पूरा नाच के आ गए। तो छोटे चाचा जी उनको कहते थे, अम्मा तुम हवा में नाचते हो क्या? चांदनी वैसी जरा सी सिकुड़न नहीं आई और तुम पूरा नाच खत्म करके चले आए। एक नाच वो, और एक आजकल आफत वाला जो चल रही है, मतलब जिसको देखिए एक एक पैर पे 10-10 राउंड मारने की कोशिश कर रहे हैं, पहलवानी कर रहे हैं, सर्कसबाजी। मतलब उसको नाच ना कहिए, नाच का नाम बदनाम होता है। नाच बहुत खूबसूरत है, बहुत सुंदर है, सौंदर्य से भरा हुआ है। उसकी हर एक नज़र के अंदर एक एक बात है। कहते थे एक नज़र उठ गई तो शंभू महाराज भाव करते हुए कह रहे हैं, एक बार देख, कहाँ जाते हो यार, मुझसे नैना मिलाए, जो यूँ करके देखा उन्हें, कहाँ जाते हो यार? तो सब लोग पलट के देख रहे हैं, कोई खड़ा तो नहीं पीछे। भाव की सच्चाई। मेरे पिताजी कंकड़ी का भाव बता रहे हैं कि वो मटका लेके सखी चली जा रही, और कृष्ण जो है उन्होंने कंकड़ी उठाई, मारने के हाथ उठाया, तो जो आदमी सामने बैठा था वो ऐसे झुक गया, उसको लगा उसको कंकड़ी लगेगी। भाव की सच्चाई। तो वो मनन जो था, वो इत्मीनान, वो प्यार अपने कला से, वो थोड़ा कॉमर्शियल थोड़ा हो गया है। हम कहते हैं कि बनारस वाले भी हैं, जयपुर वाले भी हमारे हैं, और सभी एक साथ ताती थी तत् के साथ जुड़े हुए हैं। बोलों में कोई अंतर नहीं लगता, तो बोल ऑलमोस्ट सब नज़दीक ही हैं, पर उसका व्यवहारिक किस तरह से उसका प्रेजेंटेशन है थोड़ा सा फ़र्क हो जाता है। उनका ढंग थोड़ा सा किस ढंग का है, वो उतना ही फ़र्क है। मतलब पर मैं कभी भी अपने आप को ये नहीं कहते ये घरानादार। हम कभी सोचते नहीं जो अच्छा आर्टिस्ट है वो कौन है, वो कहाँ का है, अच्छा है, वो अंग्रेज़ हो चाहे चाइनीज़ हो चाहे हमारे हिंदुस्तान का हो, कहीं का भी हो, लेकिन वो अच्छा कलाकार है। बस हम तो सोचते हैं वही सबसे घराना है, वही घराना है। तो यही कहने का मतलब है कि इसमें शैली, जैसे कहते हैं ना कांगड़ा शैली तो फलाना शैली, थोड़ा शैली का फर्क। जैसे आपके गाने में भी कई घराने अलग अलग हैं, बहुत से। तबले में तमाम घराने बुलाए जाते हैं, हालांकि तबले में वही बजेगा जो तबला टीट ना ना टीट घे घे ना, यही बोल रहे हो, सभी लोग वही बजाएंगे। लेकिन उसको बरतने का ढंग जो है वो थोड़ा सा अंतर है। उसका गठन, ये जो बोल हमारे होते हैं
और थोड़ा स्ट्रेस या फोकस। इस घराने का, जयपुर घराने के में कुछ अलग ढंग के बोल की गठन होती है, होगा वही ताथे थे तत्, बेसिक तत्कार हम सब एक तरह से सीखते हैं, बट देन द एम्फेसिस बिकम्स अ लिटिल डिफरेंट फॉर द थ्री, जिसमें थोड़ा सा बनारस घराने में कविताएं और इस तरह की चीज़ें, इवन कवित तोड़े वगैरह जयपुर में हुए। लखनऊ में शायद कुछ मंदिरों और दरबारों में लिरिसिज्म की वजह से भाव, अंदाज, सौंदर्य, कोमलता, अभिनय भाव ज़्यादा हो गया, बहुत ज़्यादा। क्योंकि कथा कहते थे ना, तो कथा में राम कथा कह रहे हैं, अब राम जी जा रहे हैं, सीता जी जा रही हैं, लक्ष्मण जी जा रहे हैं, तो ये जो कथाएं कहते थे, कथा के साथ साथ पूरा बॉडी का जो हिसाब सब बनता था एकदम उस कथा के अनुसार। तो आजकल वो कथा कहने वाला जरा तरीका, हमारे गांव के लोग अभी भी, आज भी हमारे बहन के साइड से कुछ लोग हैं जो आज भी वो शहर में नहीं आते हैं, कहते हैं हमें तो भाई मंदिरों में ही ठीक है, हम शहर में नहीं आएंगे। एक तो हमारे मामा थे, वो तो पानी भी नहीं पीते थे, कहते थे नल का पानी नहीं पिएंगे, कुएं का पानी पिएंगे। तो इस तरह से वो लोग अपना जीवन व्याप्त करते वहाँ पर। और श्रावण मास में अयोध्या के मंदिरों में, बड़े बड़े मंदिरों में आज भी वो नाचते हैं, और इतना उनके लिए साल भर के लिए हो जाता है, वो ज़्यादा चिंता नहीं करते। तो इसलिए बड़ा ध्यान रखना चाहिए कि अभिनय भाव सबसे नंबर 1 पे होना चाहिए। उसके बाद रिदम है, क्योंकि बगैर रिदम के भी तो जीवन नहीं चलेगा। तो अगर स्वर है तो फिर रिदम भी साथ में है। अगर बच्चा, हम तो कहते हैं बच्चा जन्म लेते ही अभिनय करने लगता है, रोने का, हंसने का, जिद करने का, उसके तो बचपन से अभिनय शुरू हो गया। अब जैसे ही चलना शुरू करता है तो ताल शुरू हो जाती है। तो ये बड़ा मतलब नेचुरल है। भगवान कृष्ण के ज़माने में पाव जेब, जैसे पैजनिया बोलते थे, पैंजनिया, ठुमक कर चलत रामचंद्र बाजत पैंजनिया। पैंजनिया का ही रूप घुंघरू है। और यशोदा माँ जब उनके बांध देती थी तो उनको पता लगता था कृष्ण अभी कहाँ दौड़े, कहाँ जा रहे हैं। वो एक साउंड जो था उनको, उससे जान जाती थी कृष्ण कहाँ है। और वही घुंघरू बढ़ते 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 घुंघरू अभी जो हमारे जो नर्तक हैं उनके लिए इस्तेमाल में हो गया। घंटा, मंदिर का घंटा शून्य को जगाता है। जी जी बिल्कुल। जो स्तब्ध है, जब तक घुंघरू न बांधे तब तक वो लय की सौंदर्य श्रवण नहीं आता है। तो बहुत अहम है घुंघरू का काम, वो इस मंत्र को जगाने के लिए। मनोज जी, कला की, हमारे कथक की पुरातन हिस्ट्री के बारे में कुछ बताएं, कहाँ से आरंभ हुआ? ऐसा है कि हम लोग पुराने इलाहाबाद के पास एक हड़िया गांव है, और हड़िया गांव में 989 घर थे कथक लोगों के। एक छोटा सा तालाब है जिसका नाम कथकों का तालाब है, अभी तक उसका नाम कथकों का तालाब। हालांकि कथक लोग वहाँ नहीं हैं, पर तालाब तो है, और उसमें कुछ गाय भैंस नहाती हुई दिखाई पड़ी, मैं गया था देखने। तो वो प्रमाणित एक जगह है कि जहाँ पर वर्षों पहले हमारी 5वीं 7वीं पुश्त जो थी वो वहीं थी और वहीं रहते थे। उसके बाद क्योंकि वहाँ से लखनऊ शहर जो था सबसे बड़ा शहर माना जाता था, नवाब वाजिद अली शाह का दरबार, उसमें हमारे पर बाबा को, दुर्गा प्रसाद जी, ठाकुर प्रसाद जी को बुलाया गया, और वो लोग पूरी परिवार वहाँ तक आ गए लेके लखनऊ। उसके बाद वो राज दरबार में नृत्य करते रहे और बहुत से शागिर्दों को तैयार किया, बहुत लोगों को तैयार किया। बड़ी इज्जत, या आप समझिए कि उनको बाबा के लिए बग्घी आती थी, और सिपाही लोग जो राजा के थे वो सब आते थे उनको लेने के लिए। तो इस तरह से बड़ी इज्जत मिली। और हमारे महाराज बिंदुद्दीन कालका महाराज, 2 भाई बाद में हुए, उसके पहले ठाकुर प्रसाद, दुर्गा प्रसाद जी, ये सब लोग नर्तक थे और उसमें कथक की सेवा करते थे, वहाँ रहते थे। तो इस तरह से
लखनऊ में बहुत से लोग गौहर जान, जद्दन भाई इत्यादि इत्यादि सब शागिर्दें हुई और बहुत उन्होंने तालीम सीखी। आज वो घर जो है म्यूज़ियम के रूप में है महाराज बिंदादीन कालका में महाराज की ड्योढ़ी के नाम में, और वहाँ करीब 250-300 तस्वीरें हैं पुरानी। और मेरे 6 दिन के जब मैं हुआ हूँगा तो छछूला कहते हैं, छोटे छोटे कपड़े मेरे भी टंगे हुए हैं जो मेरे अभी एक हाथ में भी नहीं आएंगे, पर हैं वहाँ टंगे हुए हैं। सुबह 4 बजे से शागिर्द लोग आ जाते थे और घुंघरू बांध के रियाज़ करते थे, और उस घुंघरू को सुनकर, मैं छोटा था 3-4 साल का, तो उस घुंघरू को सुनकर मैं भी धीरे धीरे वहाँ पहुँच जाता था और वहाँ जाकर देखता था कि इतने लोग नाच रहे हैं, तो मुझे बड़ा मज़ा आता था। और मैं उसको देखकर फिर वापस आके अम्मा को सुनाता था, अम्मा मुझको भी आता है। हालांकि मैं उतना अच्छा नहीं कर पाता क्योंकि छोटा था मैं, तो कह लगे नहीं जब बड़े हो जाओगे तो और अच्छा करना। तो बहुत से लोगों ने आकर वहाँ तालीम सीखी और वहाँ पर आके काफ़ी लोग फिर तमाम शागिर्द थे वहाँ। यानी आज उसको कहते हैं कि उस ड्योढ़ी को प्रणाम करके आइए तो आपको नाच सीखना आ जाएगा। इतनी महान जगह बन गई बाबा के नाम से, और बाबा ने बहुत मेहनत की। इसलिए हमें जब तालीम थोड़ी सी मिली तो बड़ा अच्छा लगने लगा। मैंने कहा कि भाई ये तो बड़ा अच्छा लग रहा है। तो धीरे धीरे अम्मा का आशीर्वाद, मेरे पिताजी का, चाचा जी का आशीर्वाद, मैं धीरे धीरे बढ़ने लगा। और दिन ब दिन मुझे लगा कि अब मुझे पिताजी की जो तालीम उसको और बढ़ाना चाहिए। तो इस तरह तालीम हमको शुरुआत हो गई थी। और छोटे छोटे प्रोग्राम वहाँ लखनऊ के दोस्तों के यहाँ महफिल है छोटी सी, उसमें 200-300 आदमी है देखने आए, उसमें बड़ा खुश होकर नाचता था मैं। और वो लोग सब वहाँ से इतना आशीर्वाद देते थे, हमको इनाम भी बहुत मिलते थे। कभी कहीं 5 रुपये मिल रहे, कहीं 5-10 रुपये मिल रहे, तो जाके 10 रुपये 5 रुपये लेकर आता था, बहुत मिलता था। ये लखनऊ की कहानी है। तो लखनऊ में हम बहुत छोटी महफिलों में बहुत नाचे, जिसको कहते हैं जलसा। महाराज बिंदादीन जी ने करीब 5000 ठुमरी, दादरा, भजन इत्यादि, तराना, बहुत कुछ लिखा। और उनकी कृपा से मेरे अंदर भी वो थोड़ा लिखने की ताकत है, और मैं थोड़ा लिखता हूँ, और वो उनकी कृपा है। बस मैं तो क्या बोलूँगा, मेरे हाथ से लिख जाता है। तो वो बंदिशें बाप रे इतनी अच्छी अच्छी है। बड़े बड़े उस्ताद लोग उस बंदिशों को गाना गाया है। बंगाल से लेके इधर मध्य प्रदेश, काफ़ी लोगों ने उनके ठुमरियों को गाया है महाराज बिंदादीन जी के। और चाचा जी हमारे शंभू महाराज, लक्ष्मण महाराज बॉम्बे में थे, फिल्म्स में थे बहुत दिन तक। मुग़ल आज़म, हाँ लक्ष्मण महाराज वहाँ पर मुग़ल आज़म इत्यादि, तीसरी कसम, ये बहुत, वहीदा रहमान, मीना कुमारी, मधुबाला, इन लोगों का सबका डायरेक्शन उन्होंने किया और बहुत अच्छे डायरेक्शन किए उन्होंने, लक्ष्मण महाराज जी ने। उसके बाद लखनऊ चले आए वो, 5 साल 10 साल थे। हम उनसे सीखे। हमारी तालीम गंगा जमुनी, जैसे गंगा जमुनी सरस्वती, यानी मेरे पिताजी और दोनों चचा, इनकी तालीम से मैं बना हूँ। ये पूरी काया मेरी उनकी तालीम से बनी है। तो आज भी मैं उनको ही ध्यान करके जब भी स्टेज पर प्रोग्राम करता हूँ या जैसे ही एक पहला कदम रखता हूँ, उनको बगैर याद किए हुए नहीं करता हूँ। वो मेरे सामने आ जाते हैं और वो तस्वीरें उनके पिताजी की कि हाँ चल खड़ा हो जा, हाँ नाच, वो सब अभी आज भी याद आता है। वैसे उन्होंने मुझे सिखाया। गांव में पाठशालाएं नहीं थी, इतनी पढ़ने की जगह नहीं थी। तो कथक नर्तक जाके जब कहानियाँ सुनाते थे, राम की कथा, कृष्ण की कथा, शिव की कथा, इसके द्वारा एजुकेशन जो था सबको मिलता था, सबको पढ़ाई होती थी हमें नृत्य के द्वारा। तो वो भी समय निकल गया उस पुराना, मतलब कथा से सब लोग को समझ आता था। अभी महाराज जी का रिसेंटली कुछ साल पहले एक फ्रांस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस था ओपन जगह में, तो वो बोले कि महाराज जी आई हैव विजिटेड इंडिया, आई नो अबाउट कृष्णा एंड यशोदा, बट द जनरल ऑडियंस डजंट नो। तो महाराज जी कितनी सहजता से समझाए कि कृष्ण और यशोदा
जी मैंने बोला जी पूरे विश्व में माँ और बेटा, अगर छोटा सा बेटा है, खूबसूरत सा बेटा है और माँ उसको प्यार करती है, तो आप नाम पर न जाइए, वो यशोदा और कृष्ण ही है। आप कहीं का बच्चा है, कहीं इसे उससे न चले, नाम पर न जाइए, कहीं का बच्चा है, वही प्यार होगा माँ को, वही जिद होगी बच्चे की, वही जिद होगा, वही नटखटपन, स्कर्ट पकड़ेगा, साड़ी ने सही स्कर्ट पकड़ेगा, लेकिन जिद तो करेगा, बाल खींचेगा, पकड़ेगा। हमने कहा वो फर्क नहीं है, पूरे दुनिया सबका एक जैसा है। तो लिहाजा काफ़ी लंबा सफ़र बीता है, अभी तो बाकी है, क्योंकि हमारे जो इष्टदेव कृष्ण हैं वो कभी बूढ़े नहीं हुए ना। मुसीबत तो ये है उनको जैसी सोचते तो वो गुल्ली डंडा खेलते हुए दिखे, बॉल खींचते तो वो जब इतने दिखते तो मैं भी उनकी बदौलत छोटे ही हो जाता हूँ बड़ा नहीं होता। उम्र बढ़ती है लेकिन हम तो नहीं बढ़ते, हम तो वहीं हैं जहाँ थे। अब नवाबों के यहाँ जाके प्रणाम तो करने में उनको उनकी अभय सब कुछ मिल रहा तो सलाम शुरू हो जाता, सलामी कर दो भाई। जहाँ प्रणामी था वहाँ सलामी हो गई। और कपड़े के पेशवा सब चेंज हुए, अंगरखे और ये शेरवानी और सब, जो कि गांव में एक पहनते थे बिल्कुल सिंपल, उसको कहते हैं जामा। जामा जैसे शादी में पहनते जामा, और सबला एक टोपी। तो वो दो चीज़ें तो बहुत पुरानी चल रही। फिर बाद में पोशाकें चेंज हो गई और लैंग्वेज, यानी देखिए भाषा जो है, हम लोग भाषा में मीनिंग नहीं, हम त्यागराज की रचना भी वैसे करेंगे, रविन्द्रनाथ टैगोर की भी रचना करेंगे। अभिनय भाव तो इंसान ही करता है ना, तो इसमें तो भाषा का फ़र्क नहीं है। तो हम लोग गज़ल को भी उसी तरह अंदाज से करते हैं, उसी अंदाज से, उसी तरह हम ठुमरी भी करेंगे अपना ठुमरी के भाव के साथ। तो अभिनय की मतलब इतना बड़ा आकार है कि आप हर चीज़ को आप कर सकते हो। तो उसमें मेरे ख्याल से महाराज जी सिर्फ इतना ज़रूर हुआ था, जो हमने आपसे ही सुना है, कि मंदिरों में तो जो कलाकार जो प्रस्तुत करे समर्पित होए भगवान को, भगवान कभी आपको कमांड नहीं करते हैं, डिमांड नहीं करते थे। पर जब दरबारों में चले गए तो महाराज जी कहते हैं कि नवाब साहब या राजा लोग आज इस तरह की फरमाइश कर रहे हैं, तोप की बरन सुनाइए, कभी घोड़े की बरन टाप के ऊपर। तो दे वर लाइक अंडर द कंपल्शन ऑफ द व्यूअर्स, द नवाब, कि उनके मन के हिसाब से आज आपका मन कर रहा है ठुमरी करने का या भाव, पर राजा का मन नहीं कर रहा है, वो कह रहे हैं आज कुछ तैयारी तेजी दिखाइए, कुछ लय की चीज। तो यू आर नॉट योर ओन मास्टर, यू हैव बीन ऑर्डर्ड टू डू थिंग्स। तो उस बात से कुछ चीज़ें अच्छी भी बनी, क्योंकि ये जो लयकारी का जो अंदाज था वो मंदिरों में इतना नहीं था, इतना समृद्ध नहीं था। उसको घोड़बाजी की वजह से नवाब साहब इनाम देंगे। देखिए एक्चुअली इन्होंने तोप का जिक्र किया, अब हम आपको तोप की प्रण सुनाई देते हैं, क्योंकि अच्छा मौका है। कि लंबाई चौड़ाई जो तोप की है इतनी है, उसमें पहिए हैं दो, और उसमें से बम ऐसे जाके गोला निकल के गिरता है। अब फरमाइश राजा जी, क्योंकि धान धिकट धिकतान तक धिकट धिकतान, दो लंबाई, धान धिकट धिकतान तक धिकट धिकता तगने नगन धिकता तगने लगे, और तगने नगन नगन धान धा। राजा खुश, वाह कई महाराज तोप की परन दिख गई मुझे। इस अंदाज अब कल, अब महाराज घोड़ा इतना खूबसूरत टक टुक चलता है, बड़ा सुंदर, उसके ऊपर कुछ सुना दीजिए। तो पढ़ते दा कृतिंदा कृतिंदा दा कृतिंदा 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 तक 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 तंजे तंजे जगत को तक तक तंजे दिन तक 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 तंजे जगत को तक तुम तो जगत तलंगे जगत तलंगे जगत तलंगे 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 तक लगे तक घोड़ा चल गया तलंगे तलंगे। राजा खुश। विदेश तो कई बार जाने का मौका मिला और हम गए भी। शुरू में, बहुत शुरू की बात कर रहा हूँ, जब 762-63-4 में, उस वक्त उन लोगों को इतना ज्ञान नहीं था कि ये क्या है।
धीरे धीरे उनको समझ में आने लगा अब तो ये हालत है कि हमारा नाम अनाउंस कर दीजिए तो सबको पता हो गया कि मैं आने वाला हूँ। इतना बड़ा फ़र्क हो गया। तो उस वक़्त हम समझा नहीं पाते थे, केवल रिदम के थ्रू हम अभिनय पर पहुँचे। पहले रिदम मैंने दिखाया ताकि उनके अंदर जागृति आ जाए, फिर ताली बजा दी, हाँ भाई जागृति आ गई, अब तुम मेरा भाव देखो। अब भाव देख सकते हो, बिल्कुल देख सकते हो। तो इस तरीके से विदेश में बड़े अच्छे हमारे कार्यक्रम हुए, अमेरिका, जापान, लंदन, पता नहीं कहाँ का मैं तो भूल भी गया। हमें तो पासपोर्ट देख के पता लगा सकता हूँ कितनी जगह गया हूँ, मुझे याद थोड़ी है। पर विदेश के लोग बहुत सीरियसली, यही एक बात है कि विदेश के जो स्टूडेंट्स भी आते हैं या दर्शक, वो केवल समय बिताने के लिए नहीं, वो गहराई से समझने देखने के लिए, अगर कोई चीज़ इवन बैक स्टेज वो आते हैं कभी कभी पूछने के लिए, आपने ये कैसे किया। महाराज जी कभी कभी बहुत से घुंघरुओं में एक घुंघरू बजाते हैं, माने वो उनकी खासियत थी और अभी भी चाहेंगे तो करेंगे। तो वो सिर्फ देख के ताली नहीं बजाते, वो आके पूछते हाउ इज़ इट पॉसिबल दैट यू आर जस्ट स्ट्राइकिंग वन बेल। तो महाराज जी फिर बताते हैं कि देखो इतना कंट्रोल है मसल्स का कि जो सबसे लूज घुंघरू है उस गूंथने में वही कंपन में बोलेगा और बाकी सारे नहीं बोलेंगे, बट योर लेग्स, योर मसल्स हैव टू बी विद इन अकॉर्ड। तो ऐसी बड़ी सारी बातें कि ये हमें नहीं समझ में आया, आप बताइए ये। तो बहुत गहराई से वो लोग अब समझते भी हैं, सुनते भी हैं। अभिव्यक्ति में वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे वैश्विक स्तर पर कथक की उपस्थिति और हिंदी सिनेमा में कथक का क्या रहा प्रभाव। बने रहिए संसद टीवी के साथ। मुझे भी अगर टेक्नोलॉजी को सिखाने वाले और उस पर आगे बढ़ाने वाले शख्स हैं वो नरेंद्र मोदी हैं। जब इंटरनेट और वाईफाई तो दूर, कंप्यूटर भी था कौतूहल, तब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैसे करते थे इसका इस्तेमाल। एक दिन सुबह सुबह वो आए, अपनी गाड़ी से 3 डिब्बे निकलवाए और मुझे पूछा खोलने के बाद कि ये क्या है। मुझे उस समय एक जो मॉनिटर होता है कंप्यूटर का, पर्सनल कंप्यूटर जो डेस्कटॉप होते हैं उसका मॉनिटर, मुझे लगा ये छोटा कोई टीवी होगा। प्रधानमंत्री के कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के मंत्र पर अमल कर कैसे विकास की सीढ़ियां चढ़ा हरियाणा। जानिए हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल से सीधे संवाद में, मंगलवार रात 8:30 बजे सिर्फ संसद टीवी पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है कार्यक्रम अभिव्यक्ति में। आज की इस कड़ी में कथक की बारीकियां बता रहे हैं कथक गुरु बिरजू महाराज। He made such beautiful things जो आम लोगों को सहजता से समझ में आया। जी, और हमारे जो हमने अलग अलग किस्म के आइटम बनाए, उसका भी कारण ये था कि जब लोग साधारण थई और ता को नहीं समझ पा रहे थे, उस वक्त मैंने इस तरह के जो अच्छे आइटम बनाए ताकि उनको आसानी से समझ में आ जाए कि हम क्या कहें। तो इस तरह से अनेक चीज़ मैंने तैयारी की। शुरू से सच में जो महाराज जी कह रहे हैं, शुरू में कथक की पहचान लोगों को प्रॉपर नहीं थी और आम आदमी समझ नहीं पाता था कि वो लय ताल को कैसे समझे। सबसे पहले हमने शतरंज की खिलाड़ी में उन्होंने किया था और शाश्वत जी ने डांस किया था उसमें, मैंने ठुमरी गाई थी। तो कान्हा में तो उसे हरी छोड़ो सारी गानी था मेरा, उसका 2 लाइन मैं ऐसे गाता हूँ। कान्हा में तो से हरी छोड़ो सारी, सुनो बिहारी नहीं तो दूंगी तो है गारी, कान्हा में तो से हरी, ये गाना मेरा था और इन्होंने डांस किया। तो उसके बाद फिर माधुरी की वजह से दिल तो पागल है में मैंने यश चोपड़ा की फिल्म थी, एक छोटा सा पीस था। फिर संजय बंसाली जी ने फिर पूरी तरीके से समझ के मेरा इस्तेमाल किया और उन्होंने बड़े अच्छे मन से माधुरी के ठुमरी को मैंने कंपोज किया
और फिर उसके बाद सेकंड तो हम लोग बाजीराव मस्तानी पर आ गए। पर अभी मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि उस तरह की कोई अच्छा डायरेक्टर होगा तभी करूँगा। और इस बीच में महाराज जी कमाल की बात यह है कि कमल हसन जी जो साउथ में उन्होंने जो विश्व रूप करा और साउथ में इतनी सराहना हुई कि कथक के जरिए उन्होंने प्रेसिडेंट अवार्ड मिला मुझे। प्रेसिडेंट अवार्ड महाराज जी को। तो और बहुत सिंपल था, कोई सेटिंग नहीं था, एक क्लासरूम एटमॉस्फेयर था, पर इतना लोगों को आनंद आया उस कोरियोग्राफी का। तो महाराज जी करते हैं जब अच्छी कोई सब्जेक्ट हो, अच्छा सुंदर कोई एटमॉस्फेयर हो, तो महाराज जी इज़ नॉट क्रेविंग फॉर फिल्म्स बट ही इज़ नॉट अगेंस्ट फिल्म्स बिकॉज इट्स अ बिग मीडिया फॉर प्रोपगेशन फॉर पब्लिसिटी। तो अच्छी चीज़ें तो महाराज जी करेंगे ज़रूर। जी। आज की इस कड़ी में हमने जाना कथक के बारे में। इस कार्यक्रम के जरिए हम आपको लगातार शास्त्रीय गायन, नृत्य, संगीत की विभिन्न शैलियों के बारे में जानकारी देते रहेंगे। अभिव्यक्ति की अगली कड़ी में हम आपको मिलवाएंगे ओडिसी नृत्य की महारथी विदुषी सोनल मानसिंह से। देखते रहिए सनसेट टीवी। नमस्कार। na na na